Hey guys, hope you are liking our videos. So जल्दी से इंस्टाग्राम पे जाकर के हमें फॉलो कर दीजिए, यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे के वीडियो देखने से पहले इस वीडियो को बहुत सारे आपको लाइक्स देने होंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे। अच्छा, अब अगर आप देखेंगे तो कैपिटल गेन के अंदर में हम लोगों ने क्या खत्म कर दिया? सर कैपिटल गेन के अंदर में हम लोगों ने खत्म कर दिया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं। क्या आपको याद है? यस, क्या आपको याद है? तो हम लोगों ने ये तो खत्म कर दिया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं। अब हम लोग बढ़ने वाले हैं आगे। सो लेट अस स्टार्ट। कैपिटल गेन में दो तरीके के एग्जम्पशन है, ध्यान से सुनिए। कैपिटल गेन में कितने एग्जम्पशन है? दो। सेक्शन 48 में एक बार वापस जाता हूं। सेक्शन 48 देखेंगे तो पूरा फॉर्मेट कंप्लीट हो गया था, सिर्फ ये बाकी था कि कैपिटल गेन में से कौन कौन से एग्जम्पशन मिलते हैं। अब मैं अगर कैपिटल गेन के एग्जम्पशन की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं सर? कैपिटल गेन के एग्जम्पशन की बात करूं तो कैपिटल गेन में दो तरीके के एग्जम्पशन मिलते हैं। कैपिटल गेन में कितने तरीके के एग्जम्पशन मिलते हैं सर? दो तरीके के एग्जम्पशन मिलते हैं। कुछ एग्जम्पशन मिलते हैं सेक्शन 10 से और कुछ एग्जम्पशन मिलते हैं सेक्शन 54 की सीरीज से। तो कुछ मिलते हैं 10 की सीरीज से और कुछ मिलते हैं 54 की सीरीज से। यस और नो? कुछ मिलते हैं सेक्शन 10 की सीरीज से और कुछ मिलते हैं 54 की सीरीज से। अब आप पूछेंगे कि सर वो कौन कौन से सेक्शन है जो हमें एग्जम्पशन देते हैं? सेक्शन 10 के जो एग्जम्पशन होते हैं ये होते हैं आपके इनकम बेस्ड एग्जम्पशन। कौन कौन से होते हैं बेटा? इनकम बेस्ड एग्जम्पशन होते हैं, राइट। जबकि सेक्शन 54 में जो है ये होते हैं आपके इन्वेस्टमेंट बेस्ड एग्जम्पशन। ये कौन से होते हैं बोलो बेटा? आपके इन्वेस्टमेंट बेस्ड एग्जम्पशन। सेक्शन 10 वाले जो एग्जम्पशन होते हैं ये हमें बताते हैं अगर इस तरह की इनकम आई तो आपकी इनकम क्या है? एग्जम्प्ट है। इस तरह की इनकम आई तो आपकी इनकम क्या है? एग्जम्प्ट है। जबकि 54 बताते हैं अगर आपने इस तरीके के इन्वेस्टमेंट किए तो आपकी इनकम क्या है? एग्जम्प्ट है। तो आपकी इनकम क्या है? एग्जम्प्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक चीज से। सबसे पहले आते हैं सेक्शन 10 के एग्जम्पशन पे। यस, सबसे पहले आ जाते हैं सेक्शन 10 के एग्जम्पशन पे। कौन कौन सी इनकम एग्जम्प्ट है? सबसे पहले आता है 1034A। 1034A, एनी ट्रांसफर अपॉन बायबैक ऑफ शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी शैल बी एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। अब देखिए ये क्या है? ये कंसेप्ट आपको बताता है कि अगर बायबैक होता है, क्या होता है बेटा? बायबैक होता है। तो बायबैक के केस में जो कंपनी होती है, कंपनी को टैक्स देना होता है। आगे चल के आप मेरे साथ एक चैप्टर पढ़ेंगे टैक्सेशन ऑफ बायबैक, वहां पे हम इस पॉइंट को फिर एक बार रिवाइज करेंगे, राइट। तो अगर कभी भी क्या होता है सर? बायबैक होता है। बायबैक ऑफ शेयर्स में शेयर होल्डर को जब भी कोई अमाउंट मिलती है ये टोटली क्या है बेटा? एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 1034A, राइट। तो 1034A सबसे पहले बोलता है अगर कोई भी बायबैक के ऊपर शेयर होल्डर को कोई अमाउंट मिल रहा है ये एग्जम्प्ट है। क्यों एग्जम्प्ट है? क्योंकि कंपनी इसके ऊपर क्या दे देती है? टैक्स दे देती है। कंपनी इसके ऊपर क्या कर देती है सर? टैक्स दे देती है। आता हूं मैं नेक्स्ट पॉइंट पे। 1043 इज नोटिफाइड रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। 1043 ये काम का है, ध्यान से सुनिए। इसको हम कहते हैं नोटिफाइड रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। अब आप ये पूछेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। आइए मैं आपको बताता हूं ये कैसे वर्क करता है। यस, 1043 नोटिफाइड रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। अब इसके लिए आपका क्या होना जरूरी है सर? इसके लिए आपका सीनियर सिटीजन होना जरूरी है। इसके लिए आपका क्या होना जरूरी है सर? इसके लिए आपका सीनियर सिटीजन होना जरूरी है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आप कौन है? सीनियर सिटीजन है और आपके पास क्या है सर? एक हाउस प्रॉपर्टी है। ये हाउस प्रॉपर्टी आप किसको ट्रांसफर करेंगे सर? बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ट्रांसफर करेंगे। ये प्रॉपर्टी आप किसको ट्रांसफर करेंगे सर? बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आप ट्रांसफर करेंगे। अब ध्यान से सुनिए, अगर एसएससी सीनियर सिटीजन है, अपनी हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है किसी को, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, ये बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करेगी? या तो आपको लमसम पेमेंट देगी या आपको एन्युटी प्रोवाइड करेगी। या तो आपको लमसम पेमेंट देगी या आपको एन्युटी प्रोवाइड करेगी। अगर आपको बैंक लमसम या एन्युटी प्रोवाइड करती है तो ये सीनियर सिटीजन के हाथ में क्या है बेटा? एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 1043। अब ये स्कीम आई क्यों थी और ये स्कीम वर्क क्यों करती है, उसके पीछे एक छोटी सी हिस्ट्री है, जरा समझिए। देखिए ये वो दौर था जब बच्चे अपने पेरेंट्स को क्या कर रहे थे? निकाल रहे थे, वृद्धाश्रम में भेज दे रहे थे। आप देखेंगे ये मोर और लेस ये वो टाइम की बात है जब इंडिया में ये चलन बढ़ गया था। 2004 से लेकर 2009 तक की बात कर रहा हूं। ये चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो इस चलन के ऊपर क्या किया गया था? इस चलन के ऊपर थोड़ा सा नकेल कसने के लिए, इस चलन के ऊपर थोड़ा सा नकेल कसने के लिए क्या किया गया था कि
एक स्कीम बनाई गई थी जहां पे पेरेंट्स जो सीनियर सिटीजन है, अगर इनके पास हाउस प्रॉपर्टी है, अगर इनके पास क्या है, हाउस प्रॉपर्टी है, ये हाउस प्रॉपर्टी बैंक के पास ले जाकर के रख सकते हैं अंडर द नोटिफाइड रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। बराबर है। उसके बाद बैंक क्या करेगा, बैंक इनको लमसम या एन्युटी अमाउंट प्रोवाइड करेगा। बैंक इनको क्या करेगा, लमसम या एन्युटी अमाउंट प्रोवाइड करेगा। बराबर है। जब तक सीनियर सिटीजन और उनके वाइफ जिंदा है तब तक ये अमाउंट बैंक देता रहेगा, इधर लमसम में या तो एन्युटी के अंदर में ये अमाउंट क्या करते रहेगा, देता रहेगा। ये जो अमाउंट सीनियर सिटीजन को मिल रही है ये पूरी की पूरी क्या रहेगी, एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 1043। अब मान के चलिए जब ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ गुजर जाएंगे तो इनका कोई ना कोई रिलेटिव आएगा इस प्रॉपर्टी पे क्लेम करने के लिए, तब बैंक क्या करेगा, बैंक इस रिलेटिव को प्रॉपर्टी रिलीज करने से पहले ये अमाउंट रिसीव करेगा। यस और मान लो अगर वो रिलेटिव है ही नहीं, कोई भी इनके पीछे नहीं है, तो फिर बैंक क्या करेगा सर, ऑक्शन में अपनी प्रॉपर्टी सेल कर देगा और ये पूरे के पूरे पैसे रिकवर कर लेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट। यानी सीनियर सिटीजन जो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, जो अपनी प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, और ये पहले ही क्या कर देते हैं, जिस टाइम पे ये अग्रीमेंट साइन करते हैं उसी टाइम पे ये लिख देते हैं उस डॉक्यूमेंट के अंदर में, उसी टाइम पे क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर में लिख देते हैं। तो ये जो ट्रांसफर कर रहा है इट इज ऑल्सो नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, इसके ऊपर कोई कैपिटल गेन भी नहीं आता, नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। यानी ये पूरा ट्रांजैक्शन टैक्स फ्री है। पहला, जब बैंक से हर महीने आपको अमाउंट मिल रहा है या लमसम अमाउंट मिल रहा है, ये भी एग्जम्प्ट है। जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है इसे भी क्या नहीं माना जा रहा, ट्रांसफर नहीं माना जा रहा, और इसके ऊपर भी क्या नहीं आता बेटा, कैपिटल गेन टैक्स नहीं आता। यस तो दो चीजें हम लोग पढ़ेंगे। पहला 1043 पढ़ेंगे, कैपिटल गेन एग्जम्प्ट इफ रिसीव्ड अंडर द रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। साथ साथ में यही चीज हमें सेक्शन 47 में भी पढ़नी चाहिए। आप नीचे जाओगे, कहीं नीचे जाकर के सेक्शन 47 के अंदर में लिखा होगा, देखिएगा सेक्शन 47 ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अंडर द नोटिफाइड रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। तो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं इसके ऊपर भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं आएगा। फर्दर जो आपको अमाउंट मिल रही है इसके ऊपर भी कोई कैपिटल गेन टैक्स आने वाला नहीं है। यस तो हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 10 जहां पे आपकी इनकम क्या की गई है सर, एग्जम्प्ट की गई है। 1034A बायबैक में जो अमाउंट मिल रही है ये पूरी की पूरी एग्जम्प्ट है, बायबैक में जो अमाउंट मिल रही है ये पूरी की पूरी एग्जम्प्ट है। दूसरा सेक्शन 1043 नोटिफाइड रिवर्स मॉर्गेज स्कीम में जो अमाउंट मिल रही है ये भी पूरी की पूरी क्या है सर, एग्जम्प्ट है। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है सर, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एन अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एन अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। अब देखिए क्या है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो कैपिटल एसेट है ही नहीं, ये तो हम सभी को पता है, ये तो हमारे कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में भी लिखा है दैट रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट अ कैपिटल एसेट। अब अर्बन एग्रीकल्चर लैंड अगर कंपल्सरीली एक्वायर हो जाती है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड अगर कंपल्सरीली एक्वायर हो जाती है और कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये इनकम भी क्या होगी, एग्जम्प्ट होगी। जैसे असेसी कौन होना चाहिए, इंडिविजुअल या एचयूएफ होना चाहिए, ये लैंड यूज होनी चाहिए एटलीस्ट 2 years प्रायर टू द डेट ऑफ ट्रांसफर फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। तो ये लैंड क्या होनी चाहिए, यूज होनी चाहिए सर 2 years प्रायर टू द डेट ऑफ ट्रांसफर फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। ये कंपल्सरी एक्विजिशन के थ्रू ही होना चाहिए और ये रिसीव्ड होना चाहिए 2004 के बाद। तो अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड पे जो कंपनसेशन मिल रहा है ये भी टोटली क्या है, एग्जम्प्ट रहेगा। अब एक सवाल उठता है, क्या जो अमाउंट मुझे मिलेगा इसके ऊपर टीडीएस कटेगा, क्योंकि मेरा जो अमाउंट है वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का आ रहा है, तो क्या इसके ऊपर टीडीएस कटना चाहिए? वेल द आंसर इज नो। पूछो क्यों? क्योंकि अगर अमाउंट रिसीव्ड ही एग्जम्प्ट है तो फिर टीडीएस का लॉजिक आता नहीं। हेंस जब आप 194LA करके एक सेक्शन पढ़ेंगे वहां पे आप देखेंगे कि ये अगर कंपल्सरी एक्विजिशन का कंपनसेशन है तो इसके ऊपर टीडीएस कटता नहीं। तो यहां पे आप एक शब्द में लिख के रख दीजिए, नो टीडीएस अंडर सेक्शन 194LA, नो टीडीएस अंडर सेक्शन 194LA। यस मालिक, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट 1037A। अब ये 1037A क्या है सर? देखिए 2014 की बात है, 2 जून 2014 की बात है, जब आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग हुआ था तो उस टाइम पे भारत सरकार ने एक स्कीम निकाली थी, आंध्र प्रदेश कैपिटल सिटी लैंड पूलिंग स्कीम।
यस तो आंध्र प्रदेश का कैपिटल सिटी बन रहा था अमरावती, उसके इसमें लोगों से क्या लिया जाता था, लैंड लिया जा रहा था रोड, डैम, ब्रिज, कनाल, पोर्ट, एयरपोर्ट बनाने के लिए। यस और इसको हम कह रहे थे आंध्र प्रदेश कैपिटल सिटी लैंड पूलिंग स्कीम। इसके तहत क्या किया जा रहा था, लोगों से लैंड ली जा रही थी और बदले में उन्हें पैसे दिए जा रहे थे। तो ये जो टोटल अमाउंट मिल रहा था ये टोटली क्या है मालिक, एग्जम्प्ट। ये टोटली मालिक क्या है, एग्जम्प्ट। तो चेक कीजिएगा, transfer of land and building under the Andhra Pradesh Capital City Land Pooling Scheme by individual where they owns a land or building under the Andhra Pradesh Capital City Land Pooling Scheme, ownership certificate is issued to them, any capital gain shall be fully exempt. Any capital gain shall be fully exempt. Are you getting the point? Yes sir. तो सेक्शन 10 के अंदर में चार चीजें एग्जाम्प्ट है। पहला, बायबैक में अगर कोई अमाउंट मिल रही है टोटली एग्जाम्प्ट। दूसरा, रिवर्स मॉर्गेज स्कीम में कोई अमाउंट मिल रही है टोटली एग्जाम्प्ट। तीसरा, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड अगर कंपलसरीली एक्वायर हो रहा है एंड कंडीशन सैटिस्फाई हो रही है तो एग्जाम्प्ट। आंध्र प्रदेश कैपिटल सिटी लैंड पूलिंग स्कीम में कोई अमाउंट मिल रही है तो ये टोटली एग्जाम्प्ट। यस और नो। अब अगला सेक्शन जो मैं बताने जा रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसको डिटेल में पढ़ना जरूरी है, इसलिए कि इसके आगे डिटेल्ड वीडियो में क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, सिर्फ एक्सप्लेन करते हुए 112A और उसका पूरा का पूरा जिस्ट। देखिए आगे का ये वीडियो। यस सर, अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। सेक्शन हुआ करता था एक 1038, एक सेक्शन हुआ करता था 1038। अब ये सेक्शन 1038 क्या हुआ करता था, पहले थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लो, फिर ये सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम 112A पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। एक सेक्शन हुआ करता था 1038। ये कहता था अगर मान लीजिए कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हुआ है, क्या अराइज हुआ है बोलो जल्दी से, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हुआ है, राइट, ऑन शेयर्स एंड यूनिट। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हुआ है, किसके ऊपर अराइज हुआ है बेटा, शेयर्स के ऊपर अराइज हुआ है या यूनिट के ऊपर अराइज हुआ है, और इस पे आपने क्या किया है सर, एसटीटी पे किया हुआ है, तो पूरा का पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही क्या हो जाएगा आपका, एग्जम्प्ट हो जाएगा। ऐसे एक सेक्शन हुआ करता था। अब 2018 का बजट था। जनरली बजट से पहले क्या होता है कि जिस साल इलेक्शन होता है उसके पहले वाला जो बजट होता है उसको हम लोग ड्रीम बजट कहते हैं। ड्रीम बजट इसलिए क्योंकि यहाँ पे भर भर के बेनिफिट दिया जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर आप देखेंगे फाइनेंस एक्ट 2023 भर भर के बेनिफिट दिए गए, राइट, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है तो भर भर के बेनिफिट दिए गए। ठीक उसी तरीके से क्या किया गया, लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पे भी सेम चीज होने वाली है, सब लोग वेट कर रहे थे कुछ नया लाएंगे, कुछ अच्छा लेकर के आएंगे। यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर खड़े होकर के बोलते कि मैडम स्पीकर, आई वुड लाइक टू रिमूव 1038 एंड ब्रिंगिंग इन लॉ टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। तो यहां पे एक नया सेक्शन का इंट्रोडक्शन होता है। नया सेक्शन का इंट्रोडक्शन करके ये लोग कहते हैं कि अब हम 1038 को हटा करके एक नया सेक्शन लेकर के आएंगे। सेक्शन होगा 112A, जिसके अंदर में हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर क्या करेंगे, टैक्सेस इंट्रोड्यूस करेंगे। और यहां से 1038 का एग्जम्पशन हटके एक नया सेक्शन जन्म ले लेता है और वो सेक्शन होता है 112A एंड हियर द 112A कमेंस। अब 112A करता क्या है जरा समझते हैं, राइट। 112A करता क्या है जरा समझते हैं। एवरीबॉडी राइट डाउन 112A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, बराबर है। यहां पे सेल क्या करना है सर, यहां पे 3 एसेट्स कवर किए गए हैं, ध्यान से सुनिए। आपका सेल्स क्या होना चाहिए सर, सेल होना चाहिए आपका लिस्टेड शेयर्स या फिर यूनिट्स या फिर यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट या फिर यूलिप कवर्ड एज कैपिटल एसेट। यूलिप जिसको हम क्या मान रहे हैं, कैपिटल एसेट मान रहे हैं, वो इसके अंदर में क्या होना चाहिए सर, कवर होना चाहिए। वो इसके अंदर में क्या होना चाहिए सर, कवर होना चाहिए। अच्छा जी सर, ठीक है। ये है आपकी पहली कंडीशन। आपकी दूसरी कंडीशन सर, एसटीटी पे होना चाहिए। कैसे पे होना चाहिए, अगर इक्विटी है
तो बोथ एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एंड सेल, और अगर ये आपके यूनिट्स है या यूलिप है तो एट द टाइम ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ सेल। तो ध्यान से सुनिए, आपको क्या बेचना है सर? लिस्टेड शेयर्स बेचने हैं, स्पेसिफाइड यूनिट्स बेचने हैं, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट बेचने हैं, या ऐसे यूलिप जो कैपिटल एसेट में कवर्ड हो रहे हैं वो करना है। इसके अलावा दूसरी चीज आपको क्या करनी है सर? दूसरी चीज आपको करनी है, आपको एसटीटी पे करना है। एसटीटी कैसे पे होना चाहिए? इक्विटी के ऊपर बोथ एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एंड सेल, और यूनिट्स के ऊपर कहां होने चाहिए? एट द टाइम ऑफ सेल होने चाहिए। कब होना चाहिए सर ये? आफ्टर 1/4/2018। ये कब होना चाहिए सर? आफ्टर 1/4/2018 होना चाहिए, राइट। कुछ बातें आपको समझने लायक है। पहला, अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें जो 112(1) के अंदर में आ रहा है, ये रेसिडेंट को भी एप्लीकेबल है, नॉन रेसिडेंट को भी एप्लीकेबल है। ये रेसिडेंट को भी एप्लीकेबल है, ये नॉन रेसिडेंट को भी एप्लीकेबल है। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, राइट, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शैल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10% बियॉन्ड रुपीज 1 लाख। ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ये टैक्सेबल हो जाएगा एट द रेट ऑफ 10% बियॉन्ड रुपीज 1 लाख। 1 लाख के बियॉन्ड का जो कैपिटल गेन है ये 10% से क्या हो जाएगा सर? टैक्सेबल हो जाएगा। अब किसी के मन में सवाल उठेगा, सर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो? इफ अबव कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड, इफ अबव कंडीशंस are not satisfied, long term capital gain will be taxable under section 112. If above conditions are not satisfied, long term capital gain shall be taxable under section 112. डन है बेटा? अच्छा जी, अब आपको अगर कुछ याद होगा, तो मैं आपको याद दिला दूं, रिबेट अंडर सेक्शन 87A is not available from लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। मतलब आपको बाकी सारी इनकम पे से क्या मिल सकता है? रिबेट मिल सकता है। 112A वाली इनकम से क्या नहीं मिल सकता? रिबेट नहीं मिल सकता। 112A वाली इनकम से क्या नहीं मिल सकता? रिबेट नहीं मिल सकता, बाकी सबसे मिल सकता है। तो चलो 112A क्या बोलता है सर? बेचना क्या है सर? लिस्टेड शेयर्स बेचने हैं, स्पेसिफाइड यूनिट्स बेचने हैं, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट बेचने हैं, या ऐसे यूनिट जिसको कैपिटल एसेट माना जा रहा है आप इसको बेच सकते हो। एसटीटी आपको पे करना है, इक्विटी होगा तो बोथ एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एंड सेल, और अगर यूनिट्स होगा तो एट द टाइम ऑफ सेल आपको बेचना है, राइट। कब बेचना है सर? आफ्टर 1/4/2018 आपको बेचना है। इस पे कैपिटल गेन टैक्स लगेगा सर 10% बियॉन्ड 1 लाख रुपीज। अगर अबाउ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो टैक्स तो कवर होगा ही। कौन से सेक्शन में कवर होगा? 112 के अंदर में क्या किया जाएगा सर? कवर किया जाएगा। यस और नो? राइट। rebate under section 87A is not available from long term capital gain under section 112A. yes, एक सवाल उठता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A? एक सीधा सीधा क्वेश्चन अराइज होता है कि सर दोनों में फर्क क्या है। देखिए, पहला फर्क यह है कि यहां पे क्या कवर्ड है सर? शेयर कवर्ड है, यूनिट्स कवर्ड है। यहां पे शेयर्स तो कवर्ड है ही, यहां पे अदर एसेट्स भी कवर्ड है। यस, पहला डिफरेंस जो है आपका वो तो सीधा सीधा, राइट,
सेकेंड, यहां 20% टैक्स है, यहां 10% है, दैट टू, यहां 10% है, दैट टू बियॉन्ड 1 लाख, दैट टू बियॉन्ड 1 लाख। यहां पे एसटीटी नॉट अलाउड है, यहां पे भी एसटीटी नॉट अलाउड है। यहां पे आपको रिबेट मिलेगा, यहां पे आपको रिबेट नहीं मिल रहा है। यहां आपको रिबेट नहीं मिल रहा है, बराबर है। तो 112A के अंदर में, 112A के अंदर में अगर आप देखेंगे जो टैक्स लग रहा है वो 10% लग रहा है। अच्छा, आप यहां देखोगे, यहां आपको इंडेक्सेशन मिलता है, जनरली यहां आपको इंडेक्सेशन मिल जाता है, यहां आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, यहां आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। यस, एक बार ये लिख लो जल्दी से। इज दैट डन? चलो, तो अब ध्यान से सुनिएगा सर, आपको ये बेचना है, एसटीटी इस तरीके से पे होना चाहिए, 2018 के बाद बेचना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा 10%। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, डोंट वरी, 112 तो आपको एप्लीकेबल है ही है, राइट, यानी कैपिटल गेन एग्जम्प्ट नहीं होने वाला। जो कैपिटल गेन 112A के अंदर में आ रहा है उसमें से रिबेट मिलने वाला नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन कैसे होगा। सर सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ये तो खैर जैसे निकलता है बिल्कुल वैसे ही निकलेगा, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं है। दूसरा आप माइनस करेंगे एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, राइट, ये आप माइनस करेंगे, क्या मिलेगा बोल बेटा, नेट कंसिडरेशन मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, नेट कंसिडरेशन मिलेगा। नेट कंसिडरेशन में से क्या माइनस होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब ध्यान से सुनिए, यहां पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट तो मिलता नहीं, यहां पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट तो मिलता नहीं, तो यहां पे कॉस्ट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मैंने आपसे कहा था बेटा इंटरलिंकिंग करवा के दूंगा, अब देखो हम क्या इंटरलिंकिंग करते हैं। चलो मेरे साथ इधर चलो जरा, कॉस्ट के अंदर में, इधर चलो कॉस्ट के अंदर में। अगर आप देखेंगे, हम जब सेक्शन 49 एंड 55 पढ़ रहे थे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तब हमने यहां पे लिख करके रखा था कि देखो भाई कॉस्ट आने वाला है। ये देखिए यहां पे आ गया है हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लिया जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिया जाता है साहब हायर ऑफ ए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और बी लोअर ऑफ, पॉइंट नंबर 1, सेल कंसिडरेशन, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31/1/2018, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31/1/2018, ये निकल जाएगा सर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब कुछ बातें जो आपको बहुत अच्छे से सोचने लायक है, कॉमन सेंस के साथ सोचने लायक है। पॉइंट नंबर 1, ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमने जो लिया ये कहां का लिया बेटा, यहां लिया,
ये वो पॉइंट है जो हमने 49 में पढ़ा था, मैंने बोला था सिर्फ ये एक पॉइंट छोड़ दो, ये देखो हम यहां उसको डिस्कस कर रहे हैं। इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, 1 फरवरी 2018 को बजट आया था, जब उन्होंने क्या कहा था कि भैया हम इसको टैक्स कर रहे हैं। अब पहली बार क्योंकि टैक्सेशन में लेके आ रहे थे, यहां पे इन्होंने कॉस्ट बढ़ा करके दी, आपको ऑप्शन दिया कि हायर लो। किस चीज का हायर, या तो एक्चुअल जितने में आपने शेयर्स एक्वायर किया था उतने का, या तो इन दोनों में से लोअर जितने में बेच रहे हो उतना, या फेयर मार्केट वैल्यू 31/1/2018। अब ये 31/1 क्या है, 31/1 जो है ये 1 फरवरी के पहले वाला दिन, दैट इज 1 फरवरी 2018 को बजट आया था, उसके पहले वाले दिन का आप क्या ले सकते हो, फेयर मार्केट वैल्यू एज कॉस्ट ले सकते हो। ये इतना बड़ा बेनिफिट आपको दिया गया था, उसके बावजूद जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा उसमें भी 1 लाख रुपए तक के आपको क्या किया गया, माइनस करने का ऑप्शन दिया गया। क्या दिया गया बेटा, माइनस करने का ऑप्शन दिया गया। अच्छा जी, चलो ध्यान से समझते हैं एक और बात। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको प्रॉब्लम में दिया होगा, सेल कंसिडरेशन प्रॉब्लम में दिया होगा, एंड मैं आपको बताऊं जब से ये लॉ आया ना तब से फेयर मार्केट वैल्यू भी वो लोग क्या कर देते हैं, प्रॉब्लम में ही दे देते हैं। बट जस्ट इन केस अगर फेयर मार्केट वैल्यू नहीं दी गई तो फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू डिटर्मिनेशन का इन्होंने बताया है। मान लीजिए अगर ये लिस्टेड भी थे और ट्रेडेड भी थे एज ऑन 31/1/2018, मान लो अगर ये लिस्टेड भी थे और ट्रेडेड भी थे एज ऑन 31/1/2018, तो हाईएस्ट प्राइस एज ऑन दैट डे। तो पहला सिचुएशन, अगर ये सिक्योरिटीज जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हम सेल कर रहे हैं, ये 31/1/2018 के दिन लिस्टेड भी थे और ट्रेडेड भी थे, तो उस दिन का जो हाईएस्ट प्राइस होगा उसको आपको फेयर मार्केट वैल्यू मानना है। मान लीजिए लिस्टेड बट नॉट ट्रेडेड, ये लिस्टेड तो थे तो पर ट्रेडेड नहीं थे, तो हाईएस्ट प्राइस ऑन एनी डे प्रायर टू 31/1/2018 व्हेन ट्रेडेड। अगर मान लीजिए ये लिस्टेड तो थे पर 31/1/2018 को ट्रेड नहीं हुए थे, तो इसके पहले जब भी ट्रेड हुए होंगे उस दिन का हाईएस्ट प्राइस आप क्या मानेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू मान लेंगे। सर व्हाट अबाउट यूनिट्स, यूनिट्स के केस में आप एनएवी ले लोगे 31/1/2018 का, तो जो भी उसका नेट एसेट वैल्यू होगा 31/1/2018 का, इसको आपको क्या मानना है, फेयर मार्केट वैल्यू। मान लीजिए वो उस टाइम पे अनलिस्टेड थे फॉर द टाइम बिंग किसी रेगुलेशंस की वजह से, तो आप क्या कर सकते हो सर, इंडेक्स्ड कॉस्ट ले सकते हो 17/18 का। 17/18 का इंडेक्स कॉस्ट निकालो, 17/18 का इंडेक्स कॉस्ट ही आपका क्या मान लिया जाएगा, फेयर मार्केट वैल्यू। चेक कर लीजिए, 17/18 का ही इंडेक्स कॉस्ट आपका क्या मान लिया जाएगा सर, फेयर मार्केट वैल्यू। if this is done, चलो जी। सो इस तरीके से आप क्या करते हैं सर, कैलकुलेशन निकालते हैं। फेयर मार्केट वैल्यू आपको प्रॉब्लम में हमेशा दिया हुआ होता है, अगर आप इंटर में या फाइनल में, डजंट मैटर, आपको फेयर मार्केट वैल्यू हमेशा प्रॉब्लम में दिया रहता है। बट फिर भी अगर नहीं दिया रहा तो फेयर मार्केट वैल्यू इस तरीके से निकालना है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इतना बड़ा बेनिफिट क्रिएट हुआ किसी भी टैक्स पेयर के लिए कि बहुत सारे लोगों को अब 112 चाहिए था, खुद होके चाहिए था। यस, खुद होके चाहिए था। आइए इधर सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए क्या चाहिए सर, क्या बेचना है, ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर होना चाहिए, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स होना चाहिए, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, या यूलिप जो 2021 के बाद इशू है और प्रीमियम उनके 250 के ऊपर जा रहे हैं। इन शॉर्ट वो कैपिटल एसेट्स माने जा रहे हैं। इन एक्सेस ऑफ 1 लाख शुड बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10% प्लस HEC इफ एनी। यस, STT शुड बी पेड ऑन एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर, और यूनिट्स के केस में अपॉन ट्रांसफर STT क्या होना चाहिए, पे होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, हायर लेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का, लोअर लेंगे सेल कंसिडरेशन का, या फेयर मार्केट वैल्यू का। फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि फेयर मार्केट वैल्यू इस तरीके से निकलेगा। अब ये निकलने के बाद क्या हुआ, बहुत सारे लोग आए और उन्होंने कहा यार हमें भी 112 चाहिए, क्योंकि 112 क्या कर रहा था सर, 1 अप्रैल 2018 से ये लॉ आया है, 1 अप्रैल 2018 से ये लॉ आया है,
तो सभी लोग क्या कर रहे थे, अब इस सेक्शन की डिमांड कर रहे थे कि भी हमको भी ये बेनिफिट चाहिए, हमको भी इस तरीके का सेक्शन चाहिए, क्योंकि उसके एक दिन पहले का वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू आपको कॉस्ट कंसिडर करने मिल रहा था, यानी टेक्निकली आपका कैपिटल गेन लगभग जीरो हो रहा था। तो ऐसे केस में सभी लोग आ गए, बोले हमको भी 112 चाहिए। अब इनमें से कई लोग ऐसे थे जिन्होंने एसटीटी पे किया था और एसटीटी पे नहीं भी किया था। आइए समझते हैं एक एक प्रोविजन को। तब जाके सरकार ने ऐसे बहुत सारे लोगों की बात सुनी और एक नोटिफिकेशन निकाला, नोटिफिकेशन नंबर 60 2018, एक नोटिफिकेशन निकाला, नोटिफिकेशन नंबर 60 2018, और कहा फॉलोइंग पीपल विल ऑल्सो बी एबल टू गेट 112 इवन दो एसटीटी इज नॉट पेड। तो ये जो आपको लिस्ट दिख रही है 1 से 9 तक के, यहां पे भी आपको 112 अप्लाई करने को मिलेगा, इवन दो द एसटीटी इज नॉट पेड। मतलब वहां पे एसटीटी पे नहीं भी हुआ है, स्टिल दे कैन अप्लाई 112। अब कौन कौन से है ऐसे? पहला, शेयर्स एक्वायर्ड प्रायर टू 2004, शेयर्स एक्वायर्ड प्रायर टू 2004। देखिए एसटीटी नाम का जो कंसेप्ट है ये आया ही 2004 के अंदर में है, तो जो शेयर आपने 2004 से पहले लिए हुए हैं उनके ऊपर तो ये लॉ एप्लीकेबल ही नहीं होना चाहिए। अब सोचिए किसी ने शेयर 2002 में लिया हुआ है, राइट, शेयर्स 2002 में लिया है, वो क्या करना चाहेगा? 112 ए तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 112 ए में क्या बोला था, खरीदी के टाइम पे भी आपको क्या करना है, एसटीटी। अब वो आदमी तो आकर के मिनिस्ट्री को बोलेगा ना, भाई मेरी क्या गलती, तुम उस टाइम पे एसटीटी लगाते ही नहीं थे, मेरी क्या गलती, उस टाइम पे एसटीटी था ही नहीं, तो इसीलिए उसको ये बेनिफिट दिया। दूसरा, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स थ्रू सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एनसीएलटी, सेबी और आरबीआई, ये जितनी भी बॉडी है अगर आप इनसे शेयर एक्वायर करते हैं, राइट, क्योंकि बहुत सारे शेयर हाई कोर्ट के पास होते हैं, सेबी के पास होते हैं, एनसीएलटी के पास होते हैं, जब ये निकालते हैं इन पे एसटीटी का लॉ ही एप्लीकेबल नहीं है, तो फिर अगर शेयर आपने इनसे एक्वायर किया तब तो 112 लगना ही नहीं चाहिए, एक्सेप्शन लाया गया इसी के लिए। शेयर्स एक्वायर्ड बाय एनआर अंडर द एफडीआई गाइडलाइन, जो एनआर एफडीआई गाइडलाइन के तहत शेयर्स एक्वायर करते हैं, इनको एसटीटी से क्या रखा गया है, अलग रखा गया है, तो भाई साहब इन पे ये लॉ एप्लीकेबल ही नहीं है। एक्विजिशन ऑफ शेयर्स बाय इन्वेस्टमेंट फंड या शेयर्स एक्वायर्ड थ्रू प्रेफरेंशियल इशू, इन दोनों भी केसेस में एसटीटी से क्या दिया गया है, एक्सेप्शंस दिए गए हैं, तो ऐसे केसेस में आपको 112 ए लगना ही नहीं चाहिए था, फिर भी एक्सेप्शन लाके बोला कि हम इनको भी ये बेनिफिट देंगे। एक्विजिशन ऑफ शेयर्स बाय कंपनी, अगर आप मान लीजिए कंपनी से ही क्या कर रहे हैं, शेयर एक्वायर कर रहे हैं, मे बी लेट से थ्रू ईसॉप्स, राइट, या सेबी या गवर्नमेंट से आप शेयर एक्वायर कर रहे हैं, एसटीटी नहीं भी पे किया तो भी ये बेनिफिट मिलेगा। एक्विजिशन ऑफ शेयर्स बाय शेड्यूल्ड बैंक और रिकंस्ट्रक्शन सिक्योरिटाइजेशन कंपनी, कई लोग अपने जो शेयर्स है ये क्या करते हैं, मॉर्गेज करते हैं बैंक के पास और उसके बदले में लोन ले लेते हैं। जब ये लोग डिफॉल्ट करते हैं तो इसके अगेंस्ट में क्या होता है, बैंक इनके शेयर सेल कर देती है। जब बैंक शेयर सेल कर रही है, राइट, ये तो ऑक्शन में सेल हो रहा है, इस पे एसटीटी का लॉ है ही नहीं, तब आपको even though STT is not paid, but still 112 is applicable. Acquisition by any mode which is given in 45(3), 45(4), 47 और 50B। अब जैसे 45(3) की अगर हम बात करें, कोई पर्सन अगर फर्म को शेयर ट्रांसफर कर रहा है, यस, कोई पर्सन अगर 50B दैट इज स्लम सेल में शेयर ट्रांसफर कर रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है बेटा, स्लम सेल का वहां एसटीटी का वहां पे लॉजिक ही नहीं है। जब एसटीटी है ही नहीं, स्टिल एक्सेप्शन दिया गया है, आप 112 ए के हिसाब से कंप्यूटेशन कर सकते हैं, आप 112 ए के हिसाब से क्या कर सकते हैं, कंप्यूटेशन कर सकते हैं। सो रजिस्टर के अंदर में मैं यहां पे एक और पॉइंट लिख रहा हूं, refer notification number 60 2018 for cases where 112A could be applied even without STT। डन है सर? चलो,
ये हो गया सर। ये लिस्ट को इतना सब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट, आपको ये याद रखने का काम नहीं पड़ेगा। चलिए इस कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है मिथुन का। यस, क्वेश्चन है मिथुन का। Check this particular question. The question is very good. Mark this question as important. Mr. Mithun purchased 100 shares of Goodmary Company on 1/4/2009 at 1000 per share in the public issue of the company. Company allotted bonus in the ratio of 1:1 in December 2022. ठीक है, अब अगर आप देखेंगे हमने ओरिजिनल शेयर्स परचेज किए हैं 1000, बराबर है, वेट, एट द रेट ऑफ 1000 100 शेयर्स एक्वायर किए हैं। आपको बोनस मिला, ये था 2009 की बात, आपको बोनस मिला, बोनस 1:1 के रेशो में मिला। बोनस मिला आपको 2012 के दिसंबर में 100 शेयर। ही ऑल्सो रिसीव डिविडेंड पर शेयर, राइट। ही सोल्ड ऑल द शेयर्स इन अक्टूबर 23। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, बोनस रिसीव हुआ है आपको दिसंबर 22 के अंदर में, जबकि आपने पूरे के पूरे शेयर सेल कर दिए इन अक्टूबर 23। अब आप कुछ ध्यान से देखेंगे तो जो आपका ओरिजिनल शेयर्स है ना बेटा, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शो कर रहा है, जबकि आपका बोनस शेयर जो है ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शो कर रहा है। होल्डिंग पीरियड देख लीजिए, 2009 से 2023 ये लॉन्ग टर्म शो कर रहा है। 2022, यहाँ पे मैंने 12 लिखा, सॉरी, 2022 से लेके 2023 अक्टूबर, पूरे 12 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए, ये क्या शो कर रहा है सर, शॉर्ट टर्म शो कर रहा है। ठीक है, 4000 रुपए शेयर के हिसाब से सेल हुए हैं, एसटीटी भी पे हुआ है, ब्रोकरेज भी हुआ है। टू सेलिब्रेट हिज 75th बर्थडे, कौन सा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, 75th, मतलब एसएससी कौन है, सीनियर सिटीजन भी है। फेयर मार्केट वैल्यू देखो प्रॉब्लम में दिया हुआ है 2000 के हिसाब से। यस, कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी, अज्यूमिंग इसके पास कोई अदर इनकम दी हुई नहीं है, कोई अदर इनकम दी हुई नहीं है। तो ठीक है सर, चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक है सर, चलो बढ़ते हैं आगे। लेट अस स्टार्ट। मिथुन असेसमेंट ईयर 24-25 कंप्यूटेशन। ठीक है मालिक, वर्किंग नोट, डिटेल्स, 2009 ओरिजिनल शेयर्स 100, कॉस्ट एट द रेट ऑफ 1000 पर शेयर। 2022 दिसंबर, बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1:1, तो 100 शेयर्स आएगा, कॉस्ट डैश। अक्टूबर 2023 सेल ऑल शेयर्स, तो यहाँ पे इसका नेचर दिख रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, इसका नेचर दिख रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, क्योंकि यहाँ पे होल्डिंग इज मोर देन 12 मंथ्स, यहाँ पे होल्डिंग इज लेस देन 12 मंथ्स। वर्किंग नोट बनाओ। डन है। अब आओ हम बात करते हैं सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ये हम किस शेयर की बात कर रहे हैं सर,
ओरिजिनल शेयर्स की बात कर रहे होंगे हम। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना पकड़ा जाए सर, 4000 इंटू 100, पूरे 100 शेयर बेच दिए। यस, ये आ रहा है सर 4 लाख रुपीस। इसमें से माइनस करेंगे हम एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, बराबर। अब जरा प्रॉब्लम को जा करके देखेंगे। ब्रोकरेज इज 1% एंड एसटीटी इज 0.2%। वी ऑल नो एसटीटी का तो डिडक्शन नहीं मिलने वाला, पर ब्रोकरेज का डिडक्शन तो मिल जाएगा। नेट कंसिडरेशन बनेगा 3,96,000। इसमें से आप क्या माइनस करोगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अंडर सेक्शन 112 विच इज हायर ऑफ ए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 100 इंटू 1000। यस, ये आ गया आपका 1 लाख। बी लोअर ऑफ पॉइंट नंबर 1 सेल कंसिडरेशन, सेकेंड फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31/1/2018। फेयर मार्केट वैल्यू देखो जरा प्रॉब्लम में दी है क्या, फेयर मार्केट वैल्यू देखो जरा प्रॉब्लम में दी है क्या। यस सर दी है। इन दोनों में का लोअर, इन दोनों में का हायर। डोंट यू थिंक 2 लाख रुपीज विल बी कंसिडर्ड एज माई कॉस्ट। अब देखिए इंप्रूवमेंट नहीं आ सकता सर, क्यों नहीं आ सकता, कैसी बातें कर रहे हो, इंप्रूवमेंट कैसे आ जाएगा सर, इंप्रूवमेंट तो आ ही नहीं सकता ना, शेयर्स की बात कर रहे हैं हम। हम शेयर्स की बात कर रहे हैं सर, यहाँ पे इंप्रूवमेंट नहीं आ सकता। तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हो गया 1,96,000 का। ये किसके ऊपर अराइज हुआ है सर, ओरिजिनल शेयर्स के ऊपर। क्या प्रॉब्लम अभी बाकी है, बिल्कुल बाकी है सर। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होना बाकी है अभी तक, किसके ऊपर सर, बोनस शेयर्स के ऊपर। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो बिल्कुल 4 लाख रुपीज ही रहने वाला है, लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। एसटीटी का डिडक्शन हम नहीं दे रहे क्योंकि वो 7th प्रोविजो के हिसाब से वैसे भी अलाउड नहीं है। तो आपका नेट कंसिडरेशन क्या बन रहा है सर, 3,96,000 बन रहा है। यस, इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप माइनस करने जाएंगे नील। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपने क्यों नील किया, अरे भाई क्यों नील नहीं करेंगे, बोनस अगर 2000, हाँ जल्दी से बोलो, बोनस अगर 2001 के बाद मिला है तो उसका वैल्यू क्या पकड़ा जाएगा, नील ही तो पकड़ा जाएगा, बराबर। अच्छा सर, पर मतलब यहां पे हम फेयर मार्केट वैल्यू भी तो ले सकते हैं ना, यहां पे हम फेयर मार्केट वैल्यू भी तो ले सकते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या पकड़ोगे, 0, सेल कंसिडरेशन 4000, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31/1/2018 पकड़ा जाएगा। यस, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31/1/2018 पकड़ा जाएगा। तो आप पहले ये सोच करके देखिए, मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप पहले ये सोच करके देखिए कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या पकड़ा जाए, क्या मैं इसे नील पकड़ूं या क्या पकड़ूं, जल्दी से मुझे सोच समझ करके बताइए। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या पकड़ूं, मैं नील पकड़ूं या नहीं पकड़ूं। सर मैं आप सभी को एक बात बता दूं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में नील पकड़ूं या फेयर मार्केट वैल्यू पकड़ूं, ये बहुत सोच समझ के जवाब देना, बहुत सोच समझ के जवाब देना। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या पकड़ूं, सर नील पकड़ना होगा। सर क्यों नील पकड़ेंगे, अरे बेटा नील ही तो पकड़ोगे, उसका रीजन ये है, पहली बात आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकाल रहे हो,
समझ में आई बात? यही अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता तो आप शायद फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31/1/2018 ले सकते थे, यहां नहीं लोगे। यहां कितना बनने वाला है सर? 3,96,000 ही आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? राइट। फिर तीसरी चीज आपको क्या मिला है सर? बोनस भी मिला है, मतलब सॉरी डिविडेंड भी मिला है, मतलब आ जाएगा आपका IFOS। डिविडेंड कितना मिला है? 200 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से ये बन गया 2000 रुपीज का आपका डिविडेंड। यस। तो चलिए अब आते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम पे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें करना तो वही है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। पहला हेड बनता है आपका कैपिटल गेन, इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। राइट। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A कितना आ रहा है बोलो? ये आ रहा है आपका 1,96,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A बिकॉज STT इज पेड, ये आ रहा है 3,96,000। फिर आ रहा है IFOS का डिविडेंड इनकम, ये आ रहा है 2,000। तो सर आपका ग्रॉस टोटल कितना बन रहा है चेक कर लीजिए। ये बन रहा है सर 5,94,000। कोई डिडक्शन की बात नहीं हो रही है। ये बन रहा है सर 5,94,000। ये निकल गया आपका पहला जवाब। सभी लोगों को समझ में आया? हाँ या हाँ? आया है तो भाई साहब लाइक क्यों नहीं आ रहे? जल्दी से लाइक ठोको, फटाफट लाइक ठोको। डन। अब हम लोग क्या निकालेंगे सर? टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे। अब हम लोग क्या निकालेंगे सर? टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे। अब आप पूछेंगे कि सर टैक्स लाइबिलिटी जो है इसको कैसे निकालें? अब आप पूछेंगे कि सर टैक्स लाइबिलिटी जो है इसको कैसे निकालें? मैं बताता हूँ, टेंशन लेने की बात नहीं है। ज़रा सोच के देख, यहाँ पे आपकी नॉर्मल इनकम प्लस स्पेशल इनकम दोनों है। डिविडेंड इज अ नॉर्मल इनकम। यस, डिविडेंड इज अ नॉर्मल इनकम। याद करके देखो तो आपकी नॉर्मल इनकम भी है और आपकी स्पेशल इनकम भी है। नॉर्मल इनकम कितनी है बेटा? 2,000 रुपए। यस, विच इज डिविडेंड इनकम। ये आपकी नॉर्मल इनकम हुई। यही वो गलती होगी जो इंस्टीट्यूट आपसे करवाएगा। बेटा बुलाती है मगर जाने का नहीं, इंस्टीट्यूट यहां पे आपसे बिल्कुल गलती करवाएगा। आपकी नॉर्मल इनकम कितनी है बेटा? 2,000 आपकी नॉर्मल इनकम है। क्या आपके पास स्पेशल इनकम भी है? यस। स्पेशल इनकम कैन बी एडजस्टेड टूवर्ड्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। यस। स्पेशल इनकम शैल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। यस। कौन सी स्पेशल इनकम पहले एडजस्ट करना चाहोगे? ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्यों? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स रेट 15% है, जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स रेट 10% है। तो यहां पे आप अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एडजस्ट करना चाहोगे। कितना एडजस्ट करोगे? 2,98,000। सर 2,98,000 क्यों? 250 में से 2,000 गए 248। असेसी 75th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। असेसी क्या कर रहा है? 75th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। और जब वो 75th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 3 लाख रुपीज होना चाहिए। यस सर। टोटल बनेगा आपका 3 लाख रुपीज। इसमें से आप माइनस करोगे बेसिक एग्जाम्पशन 3 लाख। यहां पे आपका टैक्स आ जाएगा सर 0। अब यहां पे बचता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था 396, जिसमें से 298 यहां यूज हो गया। आपका बचता है 98,000। 98,000 का 15%,
14,700। फिर बनता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, 96,000 पे 10%, दैट इज 9,600, क्योंकि जो 10% है ये बियॉन्ड 1 लाख रुपीज है। यस आप न्यू स्कीम में हैं या ओल्ड स्कीम में, टैक्स तो इसी तरीके से कैलकुलेट होना है आपका। यहां आपका टोटल टैक्स बन गया सर 24,300। हमने टोटल टैक्स को जोड़ दिया, दैट इज ए नॉर्मल बी स्पेशल, ये आया 24,300। दूसरा सवाल, क्या रिबेट मिलेगा? क्या रिबेट मिलेगा? अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्या रिबेट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कौन सी इनकम से रिबेट नहीं मिलता? कौन सी इनकम से रिबेट नहीं मिलता? मेरी एक बात समझ के चलिए, रिबेट मिलेगा। यहां पे कुछ नहीं दिया है, आज डिफॉल्ट टैक्स स्कीम के हिसाब से हम लोग टैक्स निकालेंगे। जब प्रॉब्लम में कुछ नहीं दिया गया, डिफॉल्ट टैक्स स्कीम से हिसाब से हम टैक्स निकालेंगे। 7 लाख रुपए तक के आपकी इनकम पे क्या अलाउड है सर? रिबेट अलाउड है, राइट। अब रिबेट काय में से नहीं मिलता? रिबेट 112A वाली इनकम से नहीं मिलता, बची हुई इनकम से तो आपको आपका रिबेट मिल जाएगा। तो रिबेट होगा आपका 14,700 रुपीज, बची हुई इनकम से तो आपको आपका रिबेट मिल जाएगा। यस और नो? तो 24,300 माइनस 14,700, ये आपका टैक्स पेबल आया, टैक्स आपका आया 9,600। यस, तो सर 112A नो रिबेट अवेलेबल। बाकी से तो मिलता है ना सर, 112A से नहीं मिलता। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो कोई बच्चा था जो मेरे को कह रहा था सर बेसिक में 112A को हटा करके कैसे रिबेट आता है, उसका एग्जांपल दो। मैंने उसको वहां पे एग्जांपल नहीं दिया क्योंकि यहां पे उसको दोनों चीजें इंटरलिंकिंग होगी। मैंने यहां पे रखा था उसको, ऐड करेंगे सर HEC एट द रेट ऑफ 4%, तो 9,600 इंटू 4%, ये आया आपका 384। तो सर बन गया आपका 9984, ये आपका टोटल टैक्स आया। अब इस टोटल टैक्स को क्या करना पड़ेगा सर? राउंड ऑफ करना पड़ेगा 9980 पे। टोटल टैक्स को क्या करना पड़ेगा सर? राउंड ऑफ करना पड़ेगा 9980 पे। यस तो चलो प्रॉब्लम देखो एक बार क्या किया हम लोगों ने सबसे पहले समझा कि भैया 2009 में जो शेयर एक्वायर किया था ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट था, और 2022 के अंदर में जो बोनस मिला ये शॉर्ट टर्म शो कर रहा था क्योंकि अक्टूबर 2023 में हमने बेच दिया। यस तो ये 12 महीने से भी कम था, इसी के लिए क्या बन गया बेटा? शॉर्ट टर्म बन गया। फिर हमने लॉन्ग टर्म अलग कैलकुलेट किया, शॉर्ट टर्म अलग कैलकुलेट किया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस लॉन्ग टर्म था वो 4,000 के हिसाब से फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आया, तो 4,000 इसमें से 4,000 इंटू 100 शेयर्स, ये बना 4 लाख। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर कितना था बेटा? 1% था, राइट। यहां पे आपका नेट कंसिडरेशन आ गया। कॉस्ट जो लिया ये हमने 112A के हिसाब से लिया, तो 112A की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी तो हम लोगों ने कॉस्ट उसके हिसाब से लिया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बना आपका 1,96,000। फिर जो बोनस था ये शॉर्ट टर्म शो कर रहा था, बोनस की कॉस्ट हमने नील पकड़ी। यही अगर लॉन्ग टर्म होता तो हम फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31/1/2018 भी ले सकते थे, लेकिन क्योंकि ये शॉर्ट टर्म था यहां पे हमने नील पकड़ा, ये आया 3,96,000। डिविडेंड भी मिला है पूरे शेयर्स के ऊपर, तो हमने डिविडेंड को भी 2,000 रुपीज कंसिडर कर लिया। फिर निकाला आपकी टोटल इनकम, 112A की निकली आपकी 196, शॉर्ट टर्म की निकली आपकी 396, और डिविडेंड इनकम निकला आपका 2,000। टोटल बना मालिक 5,94,000। प्रॉब्लम में कुछ नहीं बताया टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करना, तो हमने डिफॉल्ट टैक्स स्कीम को यूज किया। डिफॉल्ट टैक्स स्कीम के अंदर में भी एसएससी सीनियर सिटीजन है या नहीं है, 3 लाख तक का बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है ही, तो इनकम हो गई आपकी डिविडेंड इनकम 2,000 जो नॉर्मल टैक्स रेट पे आती है। क्योंकि अदर इनकम हमारी स्पेशल इनकम थी, हमने सबसे पहले शॉर्ट टर्म एडजस्ट किया। शॉर्ट टर्म क्यों एडजस्ट किया? क्योंकि उस पर टैक्स रेट हायर था, तो हमने पहले शॉर्ट टर्म एडजस्ट किया, आपका बेसिक एग्जाम्पशन के साथ आपका टैक्स हो गया 0। जो बैलेंस इनकम थी उसको स्पेशल रेट पे डाला, चाहे न्यू स्कीम में भी हो, स्पेशल इनकम इज टैक्सेबल एट स्पेशल रेट, तो स्पेशल रेट के हिसाब से हमने निकाला 24,300। आपका टोटल टैक्स बना 24,300। अब इसमें से सवाल उठा क्या रिबेट मिलेगा? आपको तो पता है न्यू स्कीम के अंदर में 7 लाख रुपीज तक का रिबेट अलाउड है, लेकिन रिबेट 112A में से नहीं मिलता, तो 112A वाला टैक्स हटा दिया, जितना बचा था उतना पूरा का पूरा हमने क्या कंसिडर कर लिया? रिबेट कंसिडर कर लिया। आपका फाइनल टैक्स आया
9,600, इस पे HEC ऐड किया और आपका टोटल टैक्स को क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया। नीचे में एक नोट आएगी, STT पेड इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। STT पेड इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। चेक कर लो। डन है मालिक? कैसा रहा प्रॉब्लम के अंदर में? क्या आपको मजा आया? देखिए, लेवल ऑफ कंटेंट का जो प्रॉब्लम हम लोगों ने ले रखा है वो इस लेवल के क्वेश्चंस ले रखे हैं ताकि आपको ऑलमोस्ट हर चीज बहुत अच्छे से समझ में आए। यस और नो? चलिए, तो यहां हम लोग कहां तक के पहुंचे हैं सर? हम लोग पहुंच गए हैं कहां तक के? हम लोग पहुंच गए हैं एग्जामिशन सीरीज के ऊपर। 48 के ऊपर वापस आइए, जरा इधर देखिए, सेक्शन 48 के ऊपर वापस आइए। सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर माइनस किया, नेट कंसिडरेशन मिला, नेट कंसिडरेशन में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस किया, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म अराइज हुआ। अब इसमें से हमें एग्जामिशन माइनस करना था। हमें पता चला सर एग्जामिशन दो तरीके के होते हैं। हमें पता चला सर एग्जामिशन दो तरीके के होते हैं, एक 10 वाले एग्जामिशन और दूसरे 54 वाले एग्जामिशन, राइट? हम 10 वाले एग्जामिशन ढूंढने निकले, हमें 1034A मिला, 1043 मिला, 1037 मिला, 1037A मिला और एक 1038 हुआ करता था जिसके जगह पे क्या आ गया, 112A आ गया। तो हमने पूरी सीरीज को लॉजिकली क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब यहां से हम लोग चालू करेंगे एग्जामिशन अंडर सेक्शन 54। अमेंडमेंट आया है एग्जामिशन अंडर सेक्शन 54 के अंदर में, तो अब हम देखेंगे इसको। तो चलो अब चालू करते हैं एग्जामिशन अंडर 54 सीरीज। अब ये एग्जामिशन अंडर 54 सीरीज क्या है सर? ये एग्जामिशन सीरीज है, ये इन्वेस्टमेंट बेस्ड एग्जामिशन है। अगर आपने इन तरीके के इन्वेस्टमेंट्स करे हैं तो आपको कैपिटल गेन में से क्या मिल सकता है, एग्जामिशन मिल सकता है। याद करो, शॉर्ट टर्म में से कितना मिलेगा, 4, B, D, G, GA, 4 ही एग्जामिशन शॉर्ट टर्म में से मिलते हैं। लॉन्ग टर्म में से पूरा 54 टू 54 GB पूरा का पूरा मिलता है। यहां पे अमेंडमेंट हुआ है, कहां कहां अमेंडमेंट हुआ है? 54 में अमेंडमेंट हुआ है सर, 54F में अमेंडमेंट हुआ है, 54 GB में अमेंडमेंट हुआ है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, 54 काम की चीज है, 54B काम की चीज है, 54EC काम की चीज है, 54F काम की चीज है और 54 GB काम की चीज है। ये आपके काम की चीज है। यस, चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेक्शन 54 की। सेक्शन 54 इन्वेस्टमेंट बेस्ड एग्जामिशन है। अब ये इन्वेस्टमेंट बेस्ड एग्जामिशन क्या है? मान लीजिए अगर एसएससी इंडिविजुअल या एचयूएफ है, कौन एसएससी कौन होना चाहिए बेटा, इंडिविजुअल या एचयूएफ होना चाहिए, राइट? बेचना क्या है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। बेचना क्या है बेटा, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। आप रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचोगे। यस, जो कैपिटल गेन आया, राइट, जो कैपिटल गेन आया, इससे आपको क्या लेना है, 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, राइट? आप बेचो कितने भी, आपको लेना एक ही है। आप बेचो कितने भी, आपको लेना कितना है, एक ही है। क्या एक की जगह मैं 2 घर से ले सकता हूं? यस। अगर आपका कैपिटल गेन अमाउंट अगर 2 करोड़ के ऊपर नहीं जा रहा, इफ द कैपिटल गेन अमाउंट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज, इंस्टेड ऑफ 1 यू कैन बाय 2 हाउसेस। Yes, so generally you can buy only 1 house, but if the capital gain does not exceed rupees 2 crore, इंस्टेड ऑफ 1 यू कैन बाय 2 हाउसेस। बट ये जो 2 हाउसेस बाय करने का ऑप्शन है ना, ये ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम ही अवेलेबल है। ये जो 2 हाउसेस बाय करने का ऑप्शन है ना, ये ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम ही क्या है बेटा, अवेलेबल है। तो चलिए, बेचना क्या है, एसएससी कौन होना चाहिए, इंडिविजुअल या एचयूएफ होना चाहिए। बेचना क्या है बेटा, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचना है। इसके बदले में लेना क्या है, 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। क्या एक के बदले 2 ले सकते हो? सर बिल्कुल ले सकते हो, एक के बदले 2 ले सकते हो आप। कब? व्हेन द कैपिटल गेन डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। यस, और ऐसा एक के बदले 2 लेने का ऑप्शन ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम ही अवेलेबल है। अच्छा जी सर, सर कितना एग्जामिशन मिलेगा?
अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विचएवर इज लोअर, अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विचएवर इज लोअर का आपको एग्जाम्शन मिलेगा। लेकिन इस साल से एक अमेंडमेंट आया है, अमेंडमेंट है द मैक्सिमम एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 54 इज 10 करोड़। यस, अब देखिए नवंबर 23 तक के जितने भी स्टूडेंट थे इनके लिए कोई लिमिट नहीं थी ऐसी 10 करोड़ की, इनके लिए बस एक घर या दो घर की लिमिट थी। इस साल से एक और आया है, द मैक्सिमम एग्जाम्शन अमाउंट अंडर सेक्शन 54 इज 10 करोड़ रुपीज। 10 करोड़ के ऊपर का एग्जाम्शन 54 में नहीं मिल सकता। एक मॉनेटरी एग्जाम्शन लिमिट लेकर के आ गए, मॉनेटरी लिमिट लेकर के आ गए। मॉनेटरी लिमिट कितनी लाया बेटा इन्होंने? 10 करोड़ रुपीज। मॉनेटरी लिमिट कितनी लेकर के आया बोलो बेटा इन्होंने? 10 करोड़ रुपीज। यस और नो? अच्छा, अब आपने कहा ये घर लेना है, आपने कहा सर ये घर लेना है, सर कब तक के लेना है? अगर आप परचेज कर रहे हैं तो 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। अगर आप घर परचेज कर रहे हैं तो 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, यानी बेचने से 1 साल पहले भी आपने कोई घर लिया है उसका एग्जाम्शन भी आप क्लेम कर सकते हो। बेचने से 2 साल के अंदर में भी आपने कोई घर लिया है आप उसका भी एग्जाम्शन क्लेम कर सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनो, अगर आप घर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। अगर आप घर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो चलो 1 2 3 स्टार्ट। असेट कहां से कहां तक के हम लोगों ने कंसिडर करना है। असेसी कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल एचयूएफ। बेचना क्या है? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। लेना क्या है सर? 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। क्या एक के जगह 2 भी चल जाएगी? बिल्कुल चल जाएगी सर, अगर कैपिटल गेन डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज। कब तक के लेना है? परचेज कर रहे हो 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर और 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। कंस्ट्रक्ट कर रहे हो विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। इससे कितना एग्जाम्शन मिलेगा? अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विचएवर इज लोअर का एग्जाम्शन मिलेगा। अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विचएवर इज लोअर का क्या मिलेगा सर? एक्सेप्शन मिलेगा। मैक्सिमम एग्जाम्शन कितना मिलेगा? 10 करोड़ रुपीस। अब जैसा कि हम जानते हैं हमें 2 साल मिले हैं, मतलब प्रॉपर्टी आज बेच रहे हो तो 2 साल के अंदर में आप कभी भी प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो। तो किसी के मन में आ सकता है कि चल एक काम करते हैं, 2 साल के लिए पैसा अपन क्या करते हैं बेटा, कहीं बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। सरकार ने ये चीज अलाउ नहीं करी है। अगर आप मान लीजिए इस साल, जिस साल आपने कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया, कैपिटल गेन अराइज हुआ, उस साल आप प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहते तो जितना भी कैपिटल गेन आया है ये आपको रखना पड़ेगा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर में। ये कहां रखना पड़ेगा मालिक आपको? कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। तो जिस साल कैपिटल गेन आया उस साल का रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले ही आपको बैंक में जाके कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम ओपन करनी पड़ती है एंड यू नीड टू डिपॉजिट द अमाउंट इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम. So unutilized amount shall be deposited in CGAS. CGAS is capital gain account scheme. CGAS is कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम. तो रिटर्न भरने से पहले आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर में क्या करना पड़ता है सर? पैसा डाल देना पड़ता है. तो चलिए रिवीजन नंबर 3. एसएससी कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल या एचयूएफ होना चाहिए. बेचना क्या है? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी. लेना क्या है सर? 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया. एक की जगह 2 भी चलेगी इफ द कैपिटल गेन डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ वंस इन अ लाइफ टाइम. चौथा पॉइंट, मैक्सिमम एग्जाम्शन कितना मिलेगा? अमाउंट इन्वेस्टेड कैपिटल गेन विचएवर इज लोअर बट मैक्सिमम एग्जाम्शन मॉनेटरी लिमिट वाइज 10 करोड़ रुपीज है. ठीक है सर. प्रॉपर्टी कब तक के लेनी है? 1 ईयर बिफोर, 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर. कंस्ट्रक्शन है तो 3 ईयर्स तक के लेनी है. अच्छा सर, तब तक के पैसे का क्या करें? रिटर्न भरने की ड्यू डेट से पहले आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में क्या कर दें सर? पैसा डाल दें. चलिए कुछ और फैक्ट आपके सामने डिस्कस कर देता हूं और थोड़ा सा डीप जाते हैं. ये जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम है ये कहां ओपन होती है सर? बैंक में ओपन होती है. सर क्या इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है? यस, इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है. सर क्या वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है क्या? यस सर, ये इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होता है. सर बताइए, बैंक जब इंटरेस्ट देती रहेगी क्या वो टीडीएस कट करेगी? आंसर इज यस, टीडीएस कट करेगी. अंडर सेक्शन 194A वो टीडीएस कट करेगी. तो ये थे एडिशनल पॉइंट, राइट. क्या सीगैस पे इंटरेस्ट मिलता है? सर बिल्कुल मिलता है. सर ये जो इंटरेस्ट है ये टैक्सेबल होता है? यस सर, टैक्सेबल होता है. सर कौन से हेड में टैक्सेबल होता है? सर आईएफओएस में टैक्सेबल होता है. क्या बैंक इसके ऊपर टीडीएस करती है? सर यस, बैंक इसके ऊपर क्या करती है सर? टीडीएस करती है. अच्छा जी सर. सर ऐसा भी तो हो सकता है किसी ने नया असेट परचेज किया और पहले एग्जम्पशन क्लेम कर देगा, नया असेट परचेज करने के बाद इसको सेल कर देगा. सर नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो नया असेट आप परचेज करेंगे, ये जो नया प्रॉपर्टी आप परचेज करेंगे, इसको एटलीस्ट 3 साल तक के आपको क्या करना है? होल्ड करना है. ये जो नया असेट आप परचेज करेंगे इसको एटलीस्ट 3 साल तक के होल्ड करना है. 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन. आपको नया असेट कितने साल होल्ड करना है सर? 3 ईयर्स तक के आपको क्या करना है? होल्ड करना है. सर 3 ईयर्स से पहले कभी भी बेच दिया तो
इफ सोल्ड अर्लियर दैट इज प्रायर टू 3 years एग्जम्पशन क्लेम शैल बी रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ न्यू असेट। फिर जो असेट बेच रहे होंगे उसका जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा उसमें से जितना एग्जम्पशन तुमने पहले क्लेम किया उतना क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो जो एग्जम्पशन तुमने लिया है वो असेट की कॉस्ट में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। वो असेट की कॉस्ट में से क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा। तो चलो फिर से एक बार पूरा एग्जम्पशन पढ़ते हैं एक एक करके। असेसी कौन होना चाहिए, इंडिविजुअल या एचयूएफ। बेचना क्या है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। लेना क्या है, 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। एक के जगह 2 लिया चलेगा सर, बिल्कुल चलेगा। कैपिटल गेन डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज, ठीक है सर। अच्छा जी सर, ये जो नया सेट लिया है ये कब तक के लेना है, परचेज कर रहे हो तो 1 year बिफोर और 2 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर कंस्ट्रक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है सर। सर कितना एग्जाम्शन मिलेगा, अमाउंट इन्वेस्टेड कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर का एग्जाम्शन मिलेगा। मैक्सिमम अमाउंट 10 करोड़ तक का एग्जाम्शन मिलेगा, ठीक है सर। तब तक के पैसे का क्या करें, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में आप रिटर्न भरने की ड्यू डेट से पहले डिपॉजिट कर सकते हो। अच्छा जी सर, ये जो नया असेट परचेज किया कितने साल होल्ड करना पड़ेगा सर, 3 years होल्ड करना पड़ेगा। सर 3 साल से पहले इसको कभी भी बेच दिया तो असेट की कॉस्ट में से क्या करेंगे, जितना एग्जाम्शन क्लेम किया उतना माइनस करेंगे। गेटिंग द पॉइंट। कुछ और बातें सर, मुझे एक बात बताइए, आपने कहा मुझे नया घर परचेज करना है, क्या ये नया घर मैं मेरे वाइफ के नाम से परचेज कर सकता हूं, एग्जम्पशन मिलेगा? आंसर इज यस। देखिए प्रॉपर्टी किसके नाम से परचेज करना है इस बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। प्रॉपर्टी किसके नाम से परचेज करना है इस बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो कमल वलाह का एक केस है, देखिए आगे आपके बुक में केस लॉ भी दिए हैं। कमल वलाह का एक केस है जिसने कहा था कि एग्जम्पशन विड्रॉ नहीं हो जाएगा जस्ट बिकॉज आपने जो फ्लैट लिया वो किसके नाम से ले लिया, वाइफ के नाम से ले लिया। सो कैन एग्जम्पशन बी विड्रॉ ऑन द ग्राउंड दैट न्यू फ्लैट वॉज परचेज इन द नेम ऑफ वाइफ। कमल वलाह के केस में हम लोगों ने देखा था नो एग्जम्पशन इज अवेलेबल, नो एग्जम्पशन इज अवेलेबल। तो भैया ये विड्रॉ नहीं होगा, एग्जम्पशन क्या हो जाएगा, अवेलेबल रहेगा। अब आपने कहा कि आपको क्या चाहिए, एक ही घर चाहिए। तो मान लीजिए मैंने 2 घर लिए एडजेसेंट टू ईच अदर, राइट, और बीच की दीवार हटा दी। विल इट बी कंसिडर्ड एज 2 हाउस और इट विल बी कंसिडर्ड एज 1 हाउस? दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम इन एग्जाम। 2 एडजेसेंट घर लिए, बीच की दीवार हटा दी। नाउ दिस विल बी कंसिडर्ड एज 2 हाउस और इट विल बी कंसिडर्ड एज 1 हाउस? वेल माय फ्रेंड्स, इट विल बी कंसिडर्ड एज 1 हाउस। सैयद अली Adil, assessee would be entitled to exemption under 54 in respect of purchase of 2 houses adjacent to each other having common entrance. Yes, if it has common entrance तो आपको exemption is available। तो सैयद अली अदिल का ये केस है जहां पे आपको exemption क्या हो जाएगा बेटा, मिल जाएगा। आपको exemption क्या हो जाएगा बेटा, मिल जाएगा, ठीक है सर। अच्छा जी सर, हाँ अब एक और सवाल उठा। सर मान लीजिए मैंने घर बेचा, घर बेच के क्या लेना था, मेरे को घर लेना था। मान लो मैंने घर बेच करके क्या किया, एग्जिस्टिंग घर पे रेनोवेशन कर दिया, क्या मेरे को एग्जम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 54? सवाल तो उठता है कि भैया मैंने घर बेचा और घर बेच के जो पैसा आया इसको मैंने नया घर ना लेके एग्जिस्टिंग घर पे कंस्ट्रक्शन कर लिया, क्या एग्जम्पशन 54 का मिलेगा? इट हैज बीन हेल्ड, द आंसर इज यस। ये हेल्ड हुआ था सीआईटी वर्सेस नरसिम्हा केस में। सीआईटी वर्सेस नरसिम्हा केस में ये हेल्ड हुआ था कि यस एग्जम्पशन इज अवेलेबल। If assessee sold the residential house and invest the capital gain in construction of a new floor or another house owned by himself, demolishing the existing floor, is it the exemption under 54 available? Yes, exemption under 54 is available. Yes or no? Right? अब एक सवाल था, एक और सवाल उठा, सर आपने कहा कि अगर आप कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो 3 साल के अंदर में कंस्ट्रक्शन हो जाना चाहिए। इज इट पॉसिबल कि कंस्ट्रक्शन बेचने के पहले चालू हुआ पर कंप्लीट हो गया विद इन 3 years, क्या एग्जम्पशन मिलेगा? इट हैज बीन हेल्ड इन JR सुब्रमण्यम भट्ट केस, यस एग्जम्पशन इज अवेलेबल। कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन का टाइम दिया है, कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुआ इसका टाइम लिमिट दिया हुआ नहीं है। सो कैन अ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हाउस मे स्टार्ट बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर but completed within 3 years from the date of original transfer? Yes, exemption is available, exemption is available. Yes or no? अच्छा जी सर, तो वापस से आते हैं, कुछ और बातें देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, एसएससी कौन होना चाहिए, इंडिविजुअल एचयूएफ। बेचना क्या है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। लेना क्या है, 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। एक की जगह 2 भी चलेगी सर, बिल्कुल चल जाएगी, प्रोवाइडेड कैपिटल गेन डज नॉट एक्सीड 2 करोड़।
अमाउंट इन्वेस्टेड कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर का एग्जाम्शन मिलेगा। मैक्सिमम एग्जाम्शन की लिमिट का अमेंडमेंट कितना हो गया बेटा 10 करोड़। खुद की जगह वाइफ के नाम पे लिया चलेगा, 2 घर लिया एडजेसेंट टू ईच अदर, इसको क्या मानेंगे एक घर मानेंगे। एग्जिस्टिंग फ्लोर पे कंस्ट्रक्शन किया बेनिफिट मिलेगा, यस मिल जाएगा। सिर्फ लैंड ले ली घर बनाने के लिए एग्जाम्शन मिलेगा, मिल जाएगा। एग्जिस्टिंग घर के ऊपर कंस्ट्रक्शन किया क्या एग्जाम्शन मिलेगा, मिलेगा। प्रॉपर्टी कितने साल होल्ड करनी है 3 साल, 3 साल से पहले कभी भी बेच दिया तो जो आपने एग्जाम्शन क्लेम किया है उस एसेट की कॉस्ट से क्या करेंगे लेस कर देंगे, उस एसेट की कॉस्ट से क्या कर देंगे मालिक लेस कर देंगे। यस। क्या नई प्रॉपर्टी को ओन्ड प्रॉपर्टी हो सकती है, मतलब आपने जो बेचा वो खुद के नाम पे थी, जो परचेज किया खुद के प्लस वाइफ के नाम पे है, एग्जाम्शन मिलेगा, मिल जाएगा। सीआईटी वर्सेस अरविंद रेड्डी, प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ वन ऑफ द को ओनर कैन इट बी कंसिडर्ड एज प्रॉपर्टी परचेज्ड एंड रिलीज्ड, एग्जाम्शन बी क्लेम्ड अंडर 54। यस। मान लीजिए को ओन्ड प्रॉपर्टी थी, ऐसा भी हो सकता है को ओन्ड प्रॉपर्टी थी, को ओन्ड प्रॉपर्टी में आपने जो को ओनर था उसको पैसे दिया और उससे पूरा का पूरा शेयर ले लिया, क्या तब भी एग्जाम्शन मिलेगा सर? बिल्कुल मिल जाएगा। अरविंद रेड्डी केस बिल्कुल अवेलेबल हो जाएगा, ये भी बेनिफिट अवेलेबल हो जाएगा। यस सर। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये जो एग्जाम्शन अंडर 54 में आपको अमाउंट वाइज दिया है एग्जाम्शन की मैक्स लिमिट, आपके पास अगर कोई स्टिकी नोट होगा तो स्टिकी नोट के साथ साथ ये एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। मान लीजिए आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, मान लीजिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू असेट हम लोगों ने लिया, यस। मैक्सिमम लिमिट और कितना एग्जाम्शन होने वाला है, ये जो नया अमेंडमेंट आया है इसके ऊपर मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूँ कितना एग्जाम्शन मिलेगा। मान लीजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया आपका 7 करोड़ रुपीस, कॉस्ट ऑफ द न्यू हाउस है आपका 12 करोड़ रुपीस। आपको तो मालूम है मैक्सिमम लिमिट कितनी है 10 करोड़, यस ऑन मैक्सिमम लिमिट कितनी है 10 करोड़, राइट। अब बताइए जनरल रूल अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर, 7 करोड़ वैसे ही आपका लोअर है, 7 करोड़ वैसे ही आपका लोअर है, अमाउंट का एग्जाम्शन कितना का मिलेगा मालिक 7 करोड़ का मिलेगा। सो अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर, ये आपको एग्जाम्शन कितना मिलेगा सर 7 करोड़ का मिल जाएगा। मान लीजिए ये आया 12 करोड़, ये आया 14 करोड़। अब अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर, यहाँ पे 12 करोड़ आया बट मैक्सिमम लिमिट कितनी है 10 करोड़, तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा सर 10 करोड़ मिलेगा। मान लीजिए ये आ रहा है 11 करोड़, ये आ रहा है 9 करोड़, बराबर है। अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर, यस 9 करोड़ और 10 करोड़ विच एवर इज लोअर, तो यहाँ पे आ जाएगा सर 9 करोड़। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। मान लीजिए ये आ रहा है 15 करोड़ रुपीज़, ये आ रहा है 13 करोड़ रुपीज़। अब बताइए अमाउंट इन्वेस्टेड कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर 13 करोड़ आना चाहिए पर 10 करोड़ उससे भी ऊपर है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मालिक मैक्सिमम 10 करोड़। चेक कर लीजिए एक बार। अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ, इज दैट डन? यस सर। तो ये एक स्टिकी नोट बनाना, इज दैट डन? चलिए दैट वाज सेक्शन 54।
नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर आते हैं, सेक्शन 54B। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन 54B इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। एसएससी कौन होना चाहिए सर? इंडिविजुअल या एचयूएफ होना चाहिए। बेचना क्या है सर? अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, क्योंकि आप जानते हैं रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं है। तो बेचना क्या है? अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड को आपको क्या करना है सर? ट्रांसफर करना है। Yes, land must be used for agricultural purpose either by SSC or by its parent for 2 years immediately preceding the date of transfer. Immediately preceding the date of transfer. Yes or no? तो ये लैंड जो है ये यूज होनी चाहिए एसएससी द्वारा या उसके पेरेंट्स द्वारा एटलीस्ट 2 years प्रायर टू द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो एसएससी कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल एचयूएफ होना चाहिए। बेचना क्या है? अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। लेना क्या है? एग्रीकल्चरल लैंड। रूरल भी चलेगी, अर्बन भी चलेगी। अब देखिए यहां पे एक ट्विस्ट है, बेचते वक्त जो आपकी लैंड होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, तभी कैपिटल गेन आ सकता है। पर खरीदते वक्त अर्बन भी चलेगी, रूरल भी चलेगी। खरीदते वक्त अर्बन भी चलेगी, रूरल भी चलेगी। कितना एग्जम्पशन मिलेगा? अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर। यहां पे कोई लिमिट नहीं है, मॉनेटरी लिमिट कोई नहीं है यहां पे। सो अमाउंट इन्वेस्टेड कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर, राइट। तब तक के आप पैसे का क्या करें? कब तक के आपको इन्वेस्ट करना है? विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। जब भी बेचा उसके 2 साल के अंदर में आपको क्या करना है? नया एग्रीकल्चर लैंड परचेस करना है। तब तक के क्या करें पैसे का? वही जो बैलेंस है। देखिए सरकार बोलती है या तो तू इसी साल, जिस साल कैपिटल गेन आया उस साल इन्वेस्ट कर दे, या तो तू फ्यूचर में इन्वेस्ट करने वाला है तो हमारे सेटिस्फैक्शन के लिए कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा डाल दे। तो अगर मान लीजिए आप 2 साल बाद इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अगर मान लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट का जो मूड है ये 2 साल बाद होने वाला है, तो कोई बात नहीं है सर, आप क्या करो, आज रिटर्न भरने से पहले कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में क्या कर दो? पैसा डिपॉजिट कर दो। तो चलिए एसएससी कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल या एचयूएफ होना चाहिए। बेचना क्या है? अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बेचना है। लेना क्या है? एग्रीकल्चर लैंड। रूरल भी चलेगा, अर्बन भी चलेगा। कब तक लेना है? विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। तब तक के पैसे का क्या करे? कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट कर दे। इससे कितना एग्जम्पशन मिलेगा? अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर का एग्जम्पशन मिलेगा। अभी जो नया एग्रीकल्चर लैंड लिया है ये भी कितने साल होल्ड करना पड़ेगा सर? 3 साल तक के होल्ड करना पड़ेगा। 3 साल से पहले आपने कभी भी बेच दिया तो नए एसेट की कॉस्ट से इसका भी प्राइस क्या कर दिया जाएगा? लेस कर दिया जाएगा। नए एसेट की कॉस्ट से इसका भी प्राइस क्या कर दिया जाएगा? लेस कर दिया जाएगा। अब एक सवाल उठा अब एक सवाल उठा, क्या नया एग्रीकल्चर लैंड हमने को ओनरशिप में लिया तो क्या एग्जम्पशन विड्रॉ हो जाएगा? आंसर इज नो, एग्जम्पशन स्टिल अवेलेबल रहेगा। गुरुनाम सिंह का एक केस है जो कहता है नया एग्रीकल्चर लैंड भले ही आपने को ओनरशिप में भी लिया है, नया एग्रीकल्चर लैंड भले ही आपने को ओनरशिप में लिया है तो भी आपको क्या मिलेगा सर? एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो भी आपको क्या होगा सर? एग्जम्पशन मिल जाएगा। So that was 54 and 54B. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू 54 काम का है मालिक। फिर आता है 54EC। फिर क्या आता है मालिक? 54EC। अब 54EC क्या है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। 54EC एसएससी, कोई भी एसएससी चलेगा। ए नी एसएससी। एसएससी कौन होना चाहिए? ए नी एसएससी, कोई भी एसएससी चलेगा। बेचना क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग बिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। बेचना क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग बिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। आपको क्या करना है सर? सेल कर देना है। ठीक है सर। बदले में क्या लेना है सर? बॉन्ड लेने हैं। बदले में क्या लेने हैं सर? बॉन्ड लेने हैं। सर किसके बॉन्ड? देखिए आपको 4 बॉन्ड नोटिफाइड है। पहला बॉन्ड है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दूसरा बॉन्ड है REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। तीसरा है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। चौथा है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो आप चारों में से कोई भी बॉन्ड ले सकते हो। NHAI के बॉन्ड ले लो, REC के बॉन्ड ले लो, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के ले लो, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बॉन्ड ले लो। इन चारों में से किसी के भी बॉन्ड लोगे चलेगा। इसका रिडीमेबल पीरियड कितना होना चाहिए? 5 years। तो NHAI, REC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, चारों में से किसी के भी बॉन्ड ले लो, बिल्कुल चल जाएंगे। चारों में से किसी के भी बॉन्ड ले लो, बिल्कुल चल जाएंगे। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा, ये बॉन्ड रिडीमेबल होनी चाहिए ऑफ 5 years। कितना एग्जम्पशन मिलेगा सर? अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर। अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर का आपको क्या मिलेगा सर? एग्जम्पशन मिलेगा। अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर का आपको क्या मिलेगा सर? एग्जम्पशन मिलेगा।
राइट। अच्छा जी सर, मैक्सिमम एग्जम्पशन अंडर 54 EC इज 50 लाख। द मैक्सिमम एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC कितना है सर? 50 लाख रुपीज। अच्छा सर, ये जो बॉन्ड है NHAI, REC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये बॉन्ड कब तक के परचेज करना है? विद इन 6 मंथ आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। डेट ऑफ ट्रांसफर से 6 महीने के अंदर में आपको ये बॉन्ड क्या करने हैं? परचेज करने हैं। डेट ऑफ ट्रांसफर से 6 महीने के अंदर में आपको क्या करने हैं? ये बॉन्ड परचेज करने हैं। अच्छा, ये बॉन्ड को कितने साल होल्ड करना है सर? 5 साल होल्ड करना है। 5 साल से पहले कभी भी सेल कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा। तो चलो वापस से देखते हैं, एसएससी कौन होना चाहिए? कोई भी एसएससी चलेगा। बेचना क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग। लेना क्या है? स्पेसिफाइड बॉन्ड रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स। कितना एग्जम्पशन मिलेगा? अमाउंट इन्वेस्टेड, कैपिटल गेन विच इज लोअर। कब तक के ये बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है? विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर आपको क्या करना है? इन्वेस्ट करना है। ये बॉन्ड को कितने साल होल्ड करके रखना है सर? 5 साल होल्ड करके रखना है। 5 साल से पहले कभी भी बेच दिया तो कैपिटल गेन जो एग्जम्प्ट हुआ था वो क्या हो जाएगा? फिर से टैक्सेबल हो जाएगा। यस और नो? चलिए एक केस आया, हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक केस है। ये केस के बारे में समझिए। आपने इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में विद इन 6 मंथ कर दी थी, लेकिन जो बॉन्ड इशू हुए उस इशू का डेट जो था ये आफ्टर 6 मंथ आया। क्या एग्जम्पशन मिल जाएगा? इट हैज बीन हेल्ड, एग्जम्पशन मिल जाएगा। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज इन्वेस्टमेंट हैज टू बी मेड विद इन 6 मंथ। सो कैन एग्जम्पशन be withdrawn under 54 EC if investment is made within 6 months but bond is issued after 6 months? Yes, exemption available. यहां पे लिखिए yes, exemption available. आपका इन्वेस्टमेंट अगर विद इन 6 मंथ हो जाता है, भले ही बॉन्ड का इशू डेट आफ्टर 6 मंथ आता है, तो भी आपका जो एग्जम्पशन है ये क्या हो जाएगा बेटा? मिलते रहेगा, बिल्कुल हमेशा की तरह मिलेगा। एक केस था, यहां पे केस का नाम मेंशन नहीं है बट मैं इसका कंक्लूजन आपको दे देता हूं। क्या हुआ? एसएससी ने बॉन्ड बेचे, उसको एसएससी ने लैंड एंड बिल्डिंग बेचा, बॉन्ड में इन्वेस्ट करना था। ये जो बॉन्ड में इन्वेस्ट करने गया तो देखा कि अभी कोई भी बॉन्ड ओपन नहीं है चारों में से। मतलब ना NHAI का बॉन्ड ओपन है, ना REC का बॉन्ड ओपन है, ना पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का ओपन है, ना इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का बॉन्ड ओपन है। तो इसने क्या किया? इसने जैसे ही बॉन्ड ओपन किया, जैसे ही बॉन्ड ओपन हुआ बाद में इन्वेस्ट किया, लेकिन तब तक 6 मंथ्स खत्म हो चुके थे। बट ही क्लेम द एग्जम्पशन। इज एग्जम्पशन अवेलेबल? 6 मंथ खत्म हो चुके हैं पर बॉन्ड ओपन नहीं थे, लेकिन जैसे ही ओपन हुए इसने इन्वेस्ट कर दिया, पर 6 मंथ अभी खत्म हो चुके हैं। क्या एग्जम्पशन मिलेगा? इट हैज बीन हेल्ड बाय द कोर्ट, यस एग्जम्पशन मिल जाएगा। इट हैज बीन हेल्ड बाय द कोर्ट, यस एग्जम्पशन मिल जाएगा। यहां एसएससी का इंटेंशन बड़ा क्लियर था, इन्वेस्ट करना था। जैसे ही बॉन्ड ओपन हुआ उसने इन्वेस्ट कर दिया। एओ के सामने प्रूफ आते ही इट इज द ड्यूटी ऑफ एओ कि उसको क्या प्रोवाइड कर दे? एग्जम्पशन प्रोवाइड कर दे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो यहां पे एग्जम्पशन मिल जाएगा इस तरह से भी। तो अब तक हमने 3 चीजें देखी, जिसमें पहले में अमेंडमेंट था, 54 में अमेंडमेंट था 10 करोड़ रुपीस का। तो 54 डन, 54B डन, 54 EC डन। 3 सेक्शन हमारे क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। आइए अब जितना पड़ा इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं। अजी बार बार डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है वो समझ नहीं आ रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अंशु ट्रांसफर लैंड एंड बिल्डिंग इन 2024 एंड फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सेल कंसिडरेशन 18 लाख है, स्टैम्प वैल्यू 24 लाख है, वैल्यू अडॉप्टेड by valuation officer 26 lakh है। is value adopted by valuation officer exceed stamp duty value? तो stamp duty value will be full value of consideration. Don't you think so? Stamp duty value will be full value of consideration. ठीक है। अंशु ने लैंड एक्वायर्ड करी थी 1/4/2001 को, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 1.1 लाख। फिर इस पे लैंड पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई,
कुछ ब्रॉट फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी है। एंड अंशु सीक योर एडवाइस रिगार्डिंग अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन NHAI बॉन्ड, ताकि कैपिटल गेन क्या हो जाए, एग्जम्प्ट हो जाए। वेरी 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 इजी प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम आपके मॉड्यूल में भी है। तो आइए देखते हैं। अंशु असेसमेंट ईयर 24-25 कंप्यूटेशन पर्टिकुलर्स रुपीज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपको पूरा लिखना होगा, शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगा। ये आएगा सर आपका 24 lakhs। हमने क्या अप्लाई किया सर, हमने अप्लाई किया सेक्शन 50C। इसमें से माइनस करेंगे एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। क्या प्रॉब्लम में कोई एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर लिखा है? आंसर इज नो। तो यहां पे हमारा नेट कंसिडरेशन खड़ा हो जाएगा 24 लाख। इसमें से क्या इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस हो सकता है? यस सर, माइनस हो जाएगा। कितना? 1,10,000 इंटू 348 डिवाइडेड बाय 100, 1,10,000 बीइंग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, राइट। तो यही ले लेंगे 1,10,000 इंटू 348 इस साल का करंट ईयर का इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 1/4/2001 को लिया है तो बेस इंडेक्स बन गया आपका 100। ये हुआ लैंड का। साथ साथ में इसके ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी, उसका भी आएगा 3.2 लाख इंटू 348 डिवाइडेड बाय कौन से ईयर में कंप्लीट हुआ? 6-7 में। तो 6-7 का इंडेक्स कितना है? 122। 6-7 का इंडेक्स कितना है? 122। तो चलो पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। यह आया 382,800। चेक करो। बराबर है। तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा चेक करिए। $11,04,413 आ रहा है क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? डन। अब एक बात और ध्यान से सुनेंगे हम लोग। क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं एक ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस भी है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। हम आगे चल के देखेंगे इसको। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस एडजस्ट हो सकता है सर? बिल्कुल एडजस्ट हो सकता है। कितने का है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस सर? 1.5 लाख रुपए का। पूरा एडजस्ट कर लो। सो आपका नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया 95,4413। डन है। अब एंड में क्या एग्जम्पशन है? एग्जम्पशन देना ही नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं किया है उसने, सिर्फ एडवाइस मांगी है। उसने सिर्फ क्या मांगा है? एडवाइस मांगी है। तो हम भी एडवाइस दे देंगे। आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर आप ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आया है आप इसको राउंड ऑफ क्यों नहीं कर रहे? सर राउंड ऑफ करना ही नहीं है। टोटल इनकम राउंड ऑफ होती है, हेड की इनकम नहीं।
उसने एडवाइस मांगा, एडवाइस दे दो, एग्जाम्शन मत माइनस करना। एडवाइस बताइए कितना अमाउंट इन्वेस्ट करें एनएचएआई के बॉन्ड में ताकि अमाउंट कैपिटल गेन का एग्जाम्प्ट हो जाए। क्या मैं कह सकता हूं होल अमाउंट मस्ट बी इन्वेस्टेड? होल अमाउंट मस्ट बी इन्वेस्टेड टू एग्जम्प्ट होल कैपिटल गेन। तो हमारा एडवाइस क्या है? हमारा एडवाइस ये है पूरा का पूरा अमाउंट क्या कर दो, इन्वेस्ट कर दो ताकि पूरा का पूरा कैपिटल गेन क्या हो जाए, एग्जम्प्ट हो जाए। ये लीजिए एक बार पूरा प्रॉब्लम वापस से। डन है मालिक? तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया सर? आज तो मां कसम बहुत सारा कंटेंट पढ़ा है। मतलब आज के लेक्चर में तो आपको बहुत कंटेंट ही कंटेंट मिला होगा, मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं। और सर बिल्कुल मतलब हर बार की तरह आपको क्या करते रहना है सर, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते रहना है और यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब करना है और बहुत सारे वीडियो को लाइक देते रहना है, राइट। अगले लेक्चर के अंदर में हम लोग देखेंगे कैपिटल गेन का आगे का पार्ट एंड स्पेशल पार्ट्स इन कैपिटल गेन। तो हमारे साथ स्टे कनेक्टेड रहिए, अपने दोस्तों को ये वीडियो फॉरवर्ड करते रहिए एंड सर अपना प्यार बरकरार रखिए। पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो, नारा हर जगह तक पहुंचाना है। बाय बाय एंड टेक केयर।